वाला चल रही है, जिसमें हम लोग 30 दिन का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है यूट्यूब के ऊपर में। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स हर चैप्टर की क्विज, आप लोगों के लिए यूनिट टेस्ट, आप लोगों के लिए मेगा मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है इस क्रैश कोर्स के अंदर में। आप लोगों का जितने भी बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन लोगों को कल से जो है टेस्ट भी मिलना स्टार्ट हो गई है, पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। आज इसका सेकंड डे है। आज ये पूरा लेक्चर देखिए, जिन्होंने पहला दिन नहीं देखा है वो लोग इसके बाद में जाके पहला दिन का भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया से कोर्स से स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। आप अपनी लाइफ जो है वो चेंज नहीं कर सकते अगर आप जो डेली काम करते हो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का लक्ष्य है 140 प्लस लेकर आने का, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 140 प्लस लेकर आने पर टीचिंग परीक्षा के जितने भी इस क्रैश कोर्स के टीचिंग परीक्षा के इसके क्रैश कोर्स के अंदर में जितने भी बच्चे एनरोल है, उन सभी लोगों को, इवन टीचिंग परीक्षा के जो पेड स्टूडेंट थे सीटेट के, उन सभी लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। जो भी 140 प्लस लेकर आएगा उसको टीचिंग परीक्षा की तरफ से लैपटॉप मिलने वाला है। अब अगर आपको बड़ा चेंज लाना है, आप लोगों ने 140 प्लस स्कोर करना है, तो आप जो डेली करते हो ना उसके अंदर में आप लोगों ने चेंज करना पड़ेगा। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। अगर आप डेली रूटीन करते हो, ये 30 दिन पूरा दे दीजिए आप लोग टीचिंग परीक्षा को। ये 30 दिन के बाद में आप लोगों की 5 मॉक टेस्ट होने वाली है टीचिंग परीक्षा की। हाई लेवल प्रीमियम मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जो भी बच्चा पूरा 30 दिन देखेगा, ठीक है। और यहां पर मैं आप लोग देखिए आपके अंदर में क्या चेंज आता है। इसमें हम लोग आज के सेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी सब कुछ कवर करने वाले हैं। कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, आज जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आपको जो है फ्रेंड्स मजा आ रहा है, आप लोग चाहते हो ऐसे ही करते रहे, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सब लोग तैयार है? एकदम एनर्जेटिक तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज भी हम लोग कल की तरह पूरा लास्ट तक एनर्जी के साथ में रहेंगे। जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसको टेस्ट भी मिलने वाली है। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार है। ये एसएसटी के अंदर में पूछा गया था 5 जनवरी 2022 के शिफ्ट के अंदर में। इसके अंदर में बोला गया कि असर्शन है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। भाई 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। देयर इज मोर सॉल्ट वाटर देन फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी के अनुसार जो है हम लोग पूरा का पूरा इसका हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए लगभग 3/4 हिस्सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि पानी से ढका हुआ है। ये बात मानते हो आप लोग? ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टली, देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और आप लोगों के लिए प्रूफ क्या फ्रेंड टीचिंग परीक्षा पर अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, तो हमारे 3/4 हिस्सा जो है फ्रेंड्स पानी से घिरा हुआ है। ये बात हम लोगों ने देख ली। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, पहला वाला असर्शन जो है आप लोगों का क्या है? सही है। देयर इज मोर सॉल्ट वाटर देन फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो हमारे देयर इज मोर सॉल्ट वाटर देन फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो है फ्रेंड्स मीठे पानी से ज्यादा खारा पानी है। आपको भी पता है कि भाई ओशियन के अंदर में हमारा 97.3% पानी जो है वो सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर है, खारा पानी है जितना भी पानी अवेलेबल है। तो भाई ज्यादातर पानी खारा है। आप लोग देख नहीं पाते होंगे क्योंकि आप लोग जमीन के ऊपर में रहते हो। ठीक है, मतलब समुद्र के किनारे पे नहीं रहते आप लोग, आपके घर में मीठा पानी आ रहा है। लेकिन समुद्र इतना विशाल, इतना बढ़िया, इतना बड़ा एरिया है जो है फ्रेंड्स, ठीक है, समुद्र जिसके ऊपर में फैला हुआ है, वहां पर में खारा पानी है, सलाइन वाटर है। ठीक है, तो ज्यादातर जो है पानी सलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर बहुत कम है। ठीक है, सलाइन वाटर के मुकाबले में। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आप लोगों का आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए जल्दी से, एक बार कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ये आंसर नहीं हो सकते। कितने लोगों ने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए? अब ध्यान से समझना आप लोग, क्या ज्यादा सॉल्ट वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर के मुकाबले में खारा पानी ज्यादा है, क्या इस वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 3/4 हिस्सा जो है वो अर्थ सरफेस का हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ठीक है, 3/4। इसका इससे कोई लेना देना है क्या? भाई मीठा पानी भी हो सकता था वो। क्या इसका आर की वजह से ए हुआ है क्या? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा। आर की वजह से ए नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितने लोगों को ये समझा? ठीक है, देखिए क्या इसके वजह से ये हुआ है कि भाई सॉल्ट वाटर ज्यादा है और फ्रेश वाटर कम है?
इसका क्या लेना देना है सॉल्ट वाटर, भाई वो अलग रीजन है उसका, ठीक है। सलाइन वाटर जो समुद्र में पानी है, खारा पानी है, उसके अंदर में कई सारे जो चट्टाने थी जिसके वजह से पानी जो है वो आपका लवणता उसके अंदर में बढ़ती गई, वो अलग रीजन था, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का पृथ्वी के 3/4 हिस्से से कोई लेना देना नहीं है कि 3/4 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यही आप लोगों का क्वेश्चन था, और आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर बी ही माना गया था सीटेट के द्वारा भी। आप लोग जितने भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, सेशन के साथ में पूरा बने रहिए। आप लोगों को आज भी टेस्ट मिलने वाली है, और सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है। ओके सर, कभी पंजाब में भी आइए, बिल्कुल आएंगे तावीजा गुप्ता जी, बिल्कुल। ओके चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला ज्योग्राफी का, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100,000 ग्राम्स ऑफ वाटर। लवणता, लवणता का मतलब होता है खारापन, ठीक है। इश्क का नमक भी जरूरी होता है, ना मिलना भी जरूरी होता है, पता नहीं कौन से गाने की एक लाइन थी अभी याद आ गई, लवणता नमक, ठीक है। लेकिन लवणता जरूरी होता है, लवणता ना मिलना भी जरूरी होता है, बोल रहा है ना वो इश्क का नमक। भाई लवणता बहुत ज्यादा अगर हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर में दिक्कत भी हो जाएंगी आपको। तो देखिए लवणता मतलब होता है, ऐसा बोलना है इसका कि 1000 ग्राम पानी के अंदर में, ठीक है, कितना ग्राम नमक मौजूद है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, हर 1000 ग्राम पानी में कितना नमक मौजूद है, इसी को लवणता या सैलिनिटी कहा जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 40 पार्ट्स पर 1000 एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार ये 40 नहीं है, कितना है कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में आंसर करके बताइए, एकदम स्पीड में, देखते कितने लोग एकदम जो है फर्राटेदार आंसर यहाँ पर में लगा पाते हैं एकदम स्पीड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 40 नहीं है, ये क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था, 35 पार्ट्स पर 1000। तो आप लोगों का ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1:2। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछा है ये भी ध्यान देना है, आप लोगों ने गलत वाला पूछा है। कितने लोगों का यहाँ पर में जो है यहाँ पर मोए मोए हो गया है, हाथ ऊपर करिए जल्दी से, कितने लोगों ने यहाँ पर में गलत वाला देखा ही नहीं, इनकरेक्ट पूछा है करके आपसे, कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज को मिस कर दिया। आता हुआ क्वेश्चन इस तरीके से गलत कर देते लोग, बट मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जो बच्चा पूरा 30 दिन ये पूरा दे देगा अच्छे से, पूरा 30 दिन अच्छे से जो है इस क्रैश कोर्स को कर लेगा, उसके माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दूंगा कि भाई वो ये इस तरीके की गलती एग्जाम में नहीं करके आएगा, ठीक है। आपके माइंड को ट्रेन कर देंगे हम यहाँ पर में। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होने वाला है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि गलत वाला, इनकरेक्ट वाला आपसे पूछा है। तो आपको टेस्ट भी देंगे, वो भी याद रखना है आप लोगों ने, उसके अंदर में भी आप लोगों से इस तरीके के सवाल पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है कि हर 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितनी नमक है, उसकी मात्रा को ही लवणता कहते हैं, ठीक है। और एवरेज सैलिनिटी कितनी है, हमारे जो, ठीक है, हमारा जो समुद्र है, पूरे पूरे समुद्र को मिला दिया जाए तो वो आप लोगों की बन जाती है, ठीक है, 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब हर 1000 ग्राम के अंदर में 35 ग्राम नमक मिलेगा अगर सारे इसका एवरेज निकाला जाए तो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था, और यूटेट में भी आया 2020 में, 2 बार आया ये क्वेश्चन। मृत सागर क्या है, डेड सी, डेड सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, डेड सी का नाम। तो डेड सी क्या है, अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, ऐसा पानी जिसका पानी जहरीला है, जहरीला, ठीक है, नहीं भाई जहरीला नहीं है वो उसका पानी। अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियन एंड सीज, एक ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों से सबसे खारा है। अ सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब ज्वार भाटा आते हैं, कभी पानी का स्तर एकदम बढ़ जाता है, कभी पानी का स्तर एकदम कम हो जाता है। अ सी इन विच इट इज डेंजरस टू सेल शिप, इसके अंदर में आप लोग जो है फ्रेंड जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि इसका कारण क्या है, इसको मृत सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खारा है, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट जो है ना आप लोगों का ये वाटर बॉडी है, जितने भी समुद्र है, जितने महासागर है, जितने जो है नदियां वगैरह, उनके अंदर में आप लोग देखोगे कि इसमें उनके मुकाबले में इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। इस वजह से जो है फ्रेंड्स इसको मृत सागर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई डूब नहीं सकता, जितनी ज्यादा नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठीक है, उतना डूबना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इवन ये इतना ज्यादा सॉल्टी है कि आप उसके अंदर में मस्त पैकी जो है मेरा लेक्चर देख सकते हो, दानिश सर का लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर मैं सोए सोए से, ठीक है, और आप डूब भी नहीं रहे हो, ठीक है, और आप डूब भी नहीं रहे हो, कितना मजा आएगा। आप इमेजिन करो, आप लोग सब इमेजिन करो, आप मस्त पैकी मोबाइल लेकर जो है वो तैरते हुए इधर चला कभी उधर चले, जो है तैरते हुए उल्टा लेट कर मेरा लेक्चर देख रहे हो अभी, ठीक है, डेड सी के ऊपर में, क्योंकि आप डूबोगे ही नहीं उसमें, चाहे आपको तैरना आता हो ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मृत सागर इजराइल में स्थित है फ्रेंड्स, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर के ऊपर में ये यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर इजराइल में स्थित है। एनसीईआरटी में इजराइल दिया इसलिए हम लोग इजराइल मानेंगे, अदरवाइज वो इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, इजराइल वाले साइड में। इससे पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे पानी का जो है फ्रेंड्स उसके रूप में भी जाना जाता है, इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
इसमें मनुष्य जो है वो डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि इसके अंदर में, ठीक है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो नमक की घनत्वता इसमें ज्यादा है, नमक डेंसिटी इसमें ज्यादा है, इस वजह से इसके अंदर में नहीं डूबते। अब एक आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा, आप लोगों का दिल जो है वो खुश हो जाएगा और आप लोगों को मजा आ जाएंगी इस नेक्स्ट अनाउंसमेंट से, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं उन लोगों को बताता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये एक बुक है फ्रेंड्स आप लोगों की, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो, ये आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी है 6th स्टैंडर्ड की, पूरा का पूरा इसके अंदर में दिया है। कितने लोग चाहते हैं कि कल मैं इसके ऊपर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम पूरी की पूरी हर एक चैप्टर में से क्वेश्चंस करा दूं, पूरा का पूरा करा दूं एक साथ। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा सारे बच्चे लाइव आएंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी के अभी हाथ ऊपर करके बता दो, अलार्म लगा लो अभी के अभी आप लोग सभी, ठीक है। और जितने लोग बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी, क्योंकि उसके बाद में एक लाइव टेस्ट दूंगा जो केवल और केवल उन बच्चों के लिए रहेंगे जो लाइव आएंगे कल क्लास के अंदर में, ठीक है। पूरा का पूरा पूरी की पूरी करा दूंगा आप लोगों को, पूरा एक एक पॉइंट, जो भी नया पॉइंट ऐड हुआ है इसके अंदर में हर चीज पूरा इसी का रेफरेंस लेकर आपको रेफरेंस भी दूंगा कि कौन से चैप्टर में से लिया है ये पूरे, ठीक है। ये नई एनसीईआरटी, अब इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, आपके केवल सीटेट के अंदर में नहीं बल्कि इसके बाद में अगर आप केवीएस देने वाले हो, सुपर टेट देने वाले हो, डी ट्रिपल एस भी देने वाले हो, अगर आप इसके बाद में बीपीएससी टीआरई देने वाले हो उसमें भी काम आएगा ये, ठीक है। इवन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे दो उसके अंदर में काम आएगा ये पूरी की पूरी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल कराऊंगा। बट मुझे हर एक बच्चा लाइव चाहिए, केवल और केवल लाइव वाले बच्चों के लिए। तो आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन को लाइक भी करते रहिए, मुझे अभी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लिए कल कितना करवाना है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस करवाने, जितना ज्यादा आपका रिस्पांस कल वाले सेशन को जाके लाइक भी कर देना आप लोगों ने इस सेशन के बाद में, ठीक है। और सभी लोग लाइव आ जाना है, ठीक है। तुरंत जैसे सेशन कल का खत्म होगा उसके बाद में मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा केवल लाइव वाले बच्चों के लिए, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आप लोगों ने, कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है ये बताइए। इनकरेक्ट है, देखिए ध्यान से समझना यहाँ पर मैं क्या बोला, इनकरेक्ट है। अरेबिक वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कोई है ऐसा जो इसके बारे में पता ही नहीं है उसको, दिल्ली सल्तनत के बारे में हाथ ऊपर कर दो, मैं समझा देता हूँ अभी के अभी, अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं अगर आपको बताऊं, दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स 1206 से लेकर, ठीक है, 1206 एडी, अभी क्या चल रहा है 2000 कितना चल रहा है जल्दी बताओ, ठीक है। तो 1206 से लेकर आप लोगों का 1526 तक इस जो जिन राजवंशों ने भारत पर शासन किया है ना उनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में क्या अरबी जो है प्रशासन की भाषा थी, अरबी भाषा में बातचीत होती थी? नहीं, अरबी में नहीं होती थी फ्रेंड्स, फारसी भाषा में होती थी, फारसी, ठीक है, फारसी, पर्शियन जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, इसको हम पर्शियन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं। इसी वजह से वही से वो कहावत भी आई है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा इंसान है तो लग जाएगा करके जॉब पे, क्योंकि उस समय की प्रशासन की भाषा ही थी। चलिए तो अरबी नहीं थी तो ये आपका गलत है। तो देखो आपका आंसर पहला ही आपका मिल गया, क्योंकि गलत वाला पूछा है ना आपसे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मतलब बाकी के सही है। अब आप लोगों का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दहलीवाल वाला क्वेश्चन आया हुआ है वो प्लीज लगा दीजिए एक बार, और फर्स्ट कैपिटल वाला भी क्वेश्चन जो है वो भी लगा दीजिएगा। तो कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली वर कॉल्ड दहलीवाल, दिल्ली सल्तनत के समय में जो सिक्के ढाले जाते थे उनको क्या कहा जाता था? दहलीवाल। आजकल दिल्ली का सीएम कौन है जल्दी बताओ, ठीक है। तो जो सिक्के उस समय में दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सल्तनत के समय में जो छापे जाते थे या जो सिक्के आहत किए जाते थे, ढाले जाते थे, उनको देहलीवाल कहा जाता था। तो देहलीवाल केजरीवाल का कोई पूर्वज नहीं था, हाँ ये सिक्का था, ये याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है 1206 से लेकर 1210 तक, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से जो स्टार्ट हुई थी दिल्ली सल्तनत, इसी के समय में स्टार्ट हुई थी, ओके। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो 1206 से 1210 तक जिसने शासन किया है। अच्छा, क्या इनसे पहले दिल्ली कभी, दिल्ली इनके समय में राजधानी हुआ करती थी, क्या इनसे पहले दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली राजधानी थी कभी? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के आने के भी पहले, ठीक है, दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है ना फ्रेंड्स आप लोग पेपर पे लिखिए, रात भर पानी में भिगाइए, सुबह उठ के पी लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी? अब आपका आंसर तो आ चुका है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। तोमर राजपूतों के समय में बनी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी तोमर राजपूतों के समय में बनी थी।
देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार दबा के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 30 दिन, अगले 30 दिन आप लोगों की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले। आने वाले 30 साल की जिंदगी बदल जाएंगी आपकी। ये टीचिंग परीक्षा का वादा है आप लोगों से। आप लोगों ने जुड़े रहना है। हर एक बच्चा जो यहाँ पर मैं योगदान दे रहा है उससे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी जो है फ्रेंड्स अगले 30 दिन के अंदर में जो है वो चेंज हो जाएंगी। आपका एक बेहतर वर्जन निकल कर आएगा। ओके, तो अरबी नहीं थी, कौन सी भाषा थी आप लोग लिख दोगे कमेंट में, कौन सी भाषा थी। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स यहां से शुरू मानी जाती है 1206 से लेकर, ठीक है, 1526 तक। यहां से यहां तक सबसे पहले दिल्ली राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में। दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी तोमर राजपूतों के समय में, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली की सल्तनत के समय में जब जो सिक्के ढाले जाते थे उसको दहलीवाल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा फारसी थी, पर्शियन भाषा। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी। देहलीवाल क्या था, नाम था किसी बंदे का, शहर का नाम था या सिक्कों का नाम था, जल्दी बताओ। दिल्ली से प्रशासन के समय में प्रशासन की भाषा कौन सी थी, वो आप लोग लिख देंगे कमेंट में। बहुत तेजी से जो बच्चे आगे बढ़ने वाले बच्चे ना, वो कमेंट में आंसर भी लिखते जा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था जब ये क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में। ठीक है, जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन है और मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने में बहुत आसानी होती है। ध्यान से समझना। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, द ऑथर ऑफ तवारीख, व्हाट इज मीन बाय तवारीख, ये भी समझा दूं आप लोगों को। तवारीख क्या होती है, तवारीख मतलब होता है इतिहास। ठीक है, तवारीख देखो, तारीख मतलब एक दिन का इतिहास, तारीख तारीख गवाह है, एक मतलब उस दिन का इतिहास गवाह है। तवारीख मतलब लंबे समय का इतिहास। तो फारसी भाषा में इतिहास को तवारीख बोलते हैं। तो हिस्ट्री के जो लेखक थे उस समय के दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने राजा को क्या एडवाइस दी। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के दौरान तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने की सलाह दी। जो लेखक थे वो राजा के कान क्या भरते थे, राजा के कान, राजा साहब सुनो, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ठीक है, तुम्हारा लड़का जो है ना वही राजा बनेगा और हमारा लड़का जो है ना वही जो है, मेरा लड़का तुम्हारे दरबार में दरबारगिरी करेगा। मतलब देखो हद, देखो यहाँ पर मैं चमचागिरी की क्या थी। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इससे क्या हो गया कि जो मंत्री का बेटा है वही मंत्री बन जाएगा, जो अधिकारी उसका बेटा अधिकारी बन जाएगा। यहाँ पर में इस तरीके से ये पूरी की व्यवस्था थी। तो इन लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए भी ये कर दिया, जन्म सिद्ध अधिकार। और लिंग भेद, कौन बनेगा, बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बेटी, बेटा ही बनेगा। लिंग भेद भी था उनका, जेंडर डिस्टिंक्शन। तो इसके ऊपर में उन्होंने सलाह दी राजा को। ऐसे लोगों को जो है ना यहाँ पर से भगा देना चाहिए यार, गलत गलत कानाफूसी कर रहे आप लोग, बताओ। ठीक है, गलत है कि नहीं ये हरकत, कतई ये ननद वाली हरकत नहीं हो गई कि सास के कान भर रहे आके यहाँ पर मैं बहू के खिलाफ। ठीक है, वैसी हरकतें कर रहे थे ये लोग। तो तवारीख के लेकर जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर समाज व्यवस्था बनाने की सलाह दिया करते थे राजा को। ओके, लिंग भेद बॉयज को ही। इसके अलावा देयर आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीबडी, दिस इज द मेन पॉइंट। मुझे बताओ, मान लेते वहां पर में उस समय में भारत की जनसंख्या 1 करोड़ होगी, मान लेते आपके हिसाब से, चलो 1 करोड़ जनसंख्या होगी, क्या सारे 1 करोड़ लोग इनकी बात से सहमत थे। मैं होता तो मैं नहीं होता, मैं पिछले जन्म में शायद होऊंगा उस समय में, तो मैं नहीं हुआ होऊंगा सहमत। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हुए होंगे कि सहमत उससे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सहमत हो गए होंगे। देखिए उनके विचारों से सभी ने साझा किया। ये वाला पॉइंट पर मुझे आपत्ति, विपत्ति, उत्पत्ति सब कुछ है, सब्जी भाजी सब है। ठीक है, कि सभी ने साझा किया। द आइडियाज वर शेयर्ड बाय एवरीवन, ये गलत पॉइंट है भाई। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक आइडिया है जो सब लोग उससे सहमत हो जाए, कोई तो विरोध करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो बी गलत है। तो देखो यहाँ क्या बोला है, आ जाओ अब हम लोग आंसर को देखेंगे। ए और बी सही है बोला, बी को सही बोला है, काटो। निंजा टेक्निक हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन की, बी को सही बोला है, काटो। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो बी को सही बोला है, काटो। आंसर सी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को समझ में आ गया, इतना इजीली आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। पहला नहीं भी पढ़ते, सेकंड पढ़ते तो भी आप लोगों का आंसर हो जाता, इतना इजी था। जल्दी से देखिए यहाँ पर मैं अनुप्रिया सागर जी बोल रहे हैं कि 1000 करो करके, जल्दी से चलो। अनुप्रिया जी बोल रहे हैं तो अनुप्रिया की बात तो मान लो सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट के अंदर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया हो तो हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में तवारीख के लेखक कहां पर में रहते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन इस पर आने वाला है, ये पॉइंट देख लीजिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को भी प्लीज लगा दिया जाए जल्दी से, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन, इस पर से क्वेश्चन बनने वाला है, ताकि मेरे बच्चे जो है उसको क्वेश्चन को करके
कॉन्फिडेंस फील कर सके। तवारीख का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, जल्दी से कमेंट में लिखो। तवारीख मतलब इतिहास। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। झंडू बाम लोग, तुम लोग जाते नहीं थे कभी गांव में, गांव में शायद ही कभी जाते होंगे, तुमको गांव के बारे में कैसा पता चलेगा रे? ठीक है, जाना चाहिए ना तुम लोग, इतिहास के लेखक हो तुम लोग इनको इनको समझाओ कोई, भाई तुम गांव जाओ, वहां के लोगों को देखो। भारत गांव में बसता है। ठीक है, शहर में रह बैठे बैठे वहां की बातें लिख रहे हो उधर में। ठीक है, तो ये लोग शहरों में ही रहते थे, विशेषकर दिल्ली में, शायद ही कभी नगरों में जाते होंगे। ठीक है, तो ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज एंड हार्डली एवर विलेजेस, कभी शायद ही कभी गांव जाते होंगे। दे ऑफन रूट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। क्यों लिखते थे हिस्ट्री, क्यों लिखते थे वो लोग बैठ के? बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं, क्यों लिखते थे ये? मजा आता था उनको लिखने में? नहीं। आशा, इनाम और इकराम मिलेगा, मतलब भाई सरदार खुश होगा, शबासी देगा, और साथ में बहुत सारी सोने की असरफिया भी देगा। तो ये लोग इनाम इकराम पाने की लालच में लिखते थे। एनसीईआरटी की लाइंस दिखा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है आपका। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। देखो पिछले क्वेश्चन का पॉइंट, लेखक क्या करते थे ये लोग? एक तो गांव जाते नहीं थे कभी। ठीक है, गांव जाया करो, सबसे पहली बात तुमको पता चलेगा। जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, नहीं होते थे। ये यहाँ पर मैं पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ओके चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप सभी लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन विलेजेस। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। अरे ये झंडू बाम लोग नहीं जाते थे, दिल्ली में रहते थे ये लोग, पड़े हुए वहां पर में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला पॉइंट। देखते से काट दो यहाँ पर में इसको तो। ठीक है सर जी, हम न्यू स्टूडेंट अमित कुमार मौर्य जी, स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। 30 दिन पूरे दे दो, 30 दिन के अंदर में जिंदगी बदल जाएंगी आपकी। दे रूट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान फॉर रिवॉर्ड्स। उन्होंने पुरस्कार की लालच में इतिहास लिखा। सही बात है, ये लालची लोग थे यहाँ पर में, लालच आहा लप। These authors advise rules on need to preserve social order। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? वही जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद, अदरक लहसन, वो सब जो था उस पर उन्होंने बल दिया। तो बी और सी जो है वो सही है आप लोगों का। ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, और एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, एग्जाम वाला क्वेश्चन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। बस एक रिक्वेस्ट है, कल मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी जो न्यू एनसीईआरटी है, पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल समझाने वाला हूँ। हर एक बच्चा जो है अपना अपना योगदान यहाँ पर मैं देता रहेगा। पूरी टीम मोटिवेट होंगे आप लोगों के लिए कल के लिए। पूरा जितनी बड़ी है, जितनी मोटी बुक है ना, ठीक है, उससे हर एक जो है फ्रेंड्स पन्ने से क्वेश्चन निकलेगा आप लोगों के लिए, और हर एक चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। ये बुक अब आप लोगों के दिमाग में कल फीड करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, बट आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी से, अभी के अभी। हर एक बच्चा कम से कम एक जगह पे शेयर कर देगा, और हर बच्चे ने सेशन को लाइक कर दिया होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को कल वाला सेशन टाइम पे मिल जाए एकदम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रियंका वर्षने जी, बहुत प्यारे से कमेंट के लिए आपके। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए हलवा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं काफी सारे लोग अभी भी जो है फ्रेंड्स अभी अपना जो है लाइक उन्होंने अभी तक भी यहाँ पर मैं दबाया नहीं है, शेयर नहीं किया है। स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है पीछे से, अपना अपना योगदान देते रहेंगे हर कोई। पीएसटेट के क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा सर। तावीज गुप्ता जी बिल्कुल, आप बता दीजिए कौन सा वाले ईयर का कराना है, आप भेज दीजिए, मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपसे, आपके लिए। सस्ती बाय रिस्पेक्टेड दानी सर, थैंक यू सौमित जी, थैंक यू सिद्दीक जी। देखिए तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही है? दीज वर रिटन इन उर्दू। क्या उर्दू में लिखी गई थी तवारीख? तवारीख मतलब क्या है अभी बताया आपको। तवारीख मतलब क्या, आप लोग जल्दी से लिख देंगे ताकि देखो मैं आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ यार। तवारीख मतलब हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, उस समय का इतिहास। उर्दू में नहीं लिखी गई थी, कौन सी भाषा में लिखी गई थी आप बताइए। ये वाला कौन सा सही है बोल रहा है, तो ये तो गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। कौन सी भाषा थी? तवारीख के लेखक जो है वो दोज हार्डली एवर रिसाइड इन सिटीज, वो शायद ही कभी शहरों में रहते थे, शायद ही कभी शहरों में रहते थे, ऐसा बोल रहा है वो। अरे भाई वो शायद ही कभी शहरों में नहीं, शहरों में ही रहते थे, शायद ही कभी गांव में रहते थे, ऐसा बोलना चाहिए उन्होंने। तवारीख के लेखक हार्डली एवर रिसाइडेड इन सिटीज, गलत। यहाँ पर में विलेजेस आना चाहिए था कि शायद ही कभी गांव में रहते होंगे, हमेशा तो शहरों में पड़े रहते थे यहाँ पर में। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? क्यों सेकंड वाला गलत है? द ऑथर ऑफ तवारीख एडवाइस रूलर ऑन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस एंड जस्ट रूल।
हाँ, ये बात आप लोगों को आगे में देखते हैं हम लोग। तवारीख वर नॉट रिटन बाय द ऑथर्स टू गेट रिच रिवॉर्ड फ्रॉम द सुल्तान। तवारीख के लेखकों ने सुल्तानों से भरपूर पुरस्कार पाने के लिए नहीं लिखा। भाई लिखा था, लालची थे, ठीक है, लालच, ठीक है, कि नया बहुत सारा इनाम मिलेगा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ठीक है, तो भरपूर पुरस्कार पाने के लिए नहीं लिखा था, ये भी गलत है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, मैं देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि जो ऑथर्स थे तवारीख के, उन्होंने लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार को पर में तो उन्होंने बल दिया था, बट उन्होंने दूसरी एक और चीज पे बल दिया था। जब शासन चलाने की बात आती थी, शासन, तो शासन अच्छा होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने बल दिया। सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी थी। देखो, दो सलाह उन्होंने दी, एक अच्छी सलाह दी, एक गलत सलाह दी। देखो, एक दोस्त होता है ना आपका, एक अच्छी सलाह भी देता है, कभी गलत सलाह भी देता है, ठीक है। वो गाना था ना, हर एक फ्रेंड ब्लैंक ब्लैंक होता है, पता नहीं क्या होता है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखिए, जो सलाहकार होते हैं, कुछ अच्छी भी सलाह देते, कुछ खराब भी देते। तो उन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट और जेंडर डिस्ट्रिक्शन, लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाने की सलाह दी थी, जो गलत थी। बट उन्होंने एक अच्छी सलाह भी दी थी, तवारीख के लेखक ने, कि जब शासन चलाना है, कि व्यापार को बढ़ावा दो, लोगों को जो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जनता को रियायत मिलनी चाहिए, उनसे ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, वो अच्छी सलाह दी थी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने, जो तवारीख के जो लेखक थे, उन्होंने शासन, राजा को अच्छा शासन चलाने की सलाह दी थी। ये वाली बात सही है, बिल्कुल। पीएस सेट का क्वेश्चन करा दीजिए पूजा शैन जी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि जो जो क्वेश्चन भी करवा दूं, प्लीज ये क्वेश्चन नंबर नीचे में चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपसे वो क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा आपको, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग पहुंच सकते थे वहां पर में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सीमा की नीति का अर्थ था, आंतरिक सीमा, इंटीरियर फ्रंटियर, ठीक है। जल्दी से बताइए। मैं गैरिसन टाउन वाला एक क्वेश्चन बनता है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गैरिसन नगर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बना दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए यहाँ पर में, जो गैरिसन नगर वाला हमारे प्रीमियम कंटेंट पेड कोर्स के अंदर में जो है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से कि दिल्ली सल्तनत की आंतरिक सीमा की नीति क्या थी, आंतरिक विद्रोह पर नियंत्रण रखना, उत्तराधिकारी नियुक्त करने के वंशानुगत अधिकारों पर संघर्ष, भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए जंगलों को काटना, प्रभावी नियंत्रण के लिए न्याय का घेरा बनाए रखना, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या था। तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सुल्तानों ने क्या किया, ठीक है, ओके, बाहरी किलेबंदी शहरों से आगे निकलना, ठीक है, जिन पर गैरिसन का कब्जा था, शायद ही उन्होंने कभी किलेबंद शहरों से आगे निकला। वो क्या करते थे, वो लोग एक किलेबंद अपनी व्यवस्था बना लेते थे, उसके अंदर में ही रहते थे, ठीक है। वो कुएं के मगरमच्छ टाइप के नहीं, के बस अपने घेरे के अंदर में ही रहते थे वो लोग, ठीक है, शुरुआत के लोग। सुल्तानों ने शायद ही कभी शहरों के भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया, और इसीलिए आपूर्ति के लिए व्यापार, श्रद्धांजलि या लूट पर निर्भर रहते थे वो, कि भाई बाहर से कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल और अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के अधीन हुआ। सुल्तान की आंतरिक सीमा के साथ अभियानों से पहले सेठ का उद्देश्य गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों को मजबूत करना था। मतलब वो चाहते थे कि पहले बाहर निकलने से पहले, ठीक है, बाहर के इलाकों पर कब्जा करने से पहले वो क्या करे, अंदरूनी इलाके को मजबूत कर ले, भीतरी इलाकों को मजबूत कर ले, ठीक है। तो ये उनका मकसद था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, वो जो भी हिंटरलैंड थे, आसपास के जो इलाके थे, उसको उन्होंने क्या किया था, ठीक है, आसपास के इलाकों को उन्होंने, वहां के जो जंगल थे उसको उन्होंने काट दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलाकों को उन्होंने मजबूती रखनी थी, इस इलाके को अंदर से गैरिसन टाउन मतलब आंतरिक इलाके की सीमा को, ठीक है, मजबूत रखना था। तो हिंटरलैंड मतलब आसपास वाला इलाका, वहां के जंगलों को उन्होंने काट दिया, यहाँ के जंगलों को काट दिया, और धीरे 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 अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, ठीक है। तो कटिंग डाउन द फॉरेस्ट टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड, ठीक है, भीतरी इलाकों को मजबूत करने के लिए जंगलों को काटना। तो जो इलाके थे आसपास के, उनके जंगलों को काट काट कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इंटीरियर फ्रंटियर इसको कहा जाता है। तो इनकी एक नीति थी कि भाई आसपास के जंगलों को काटो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, ऐसा ना करो कि भाई एकदम से आगे बढ़ जाए करके। शुरुआती दिल्ली सल्तनत के शासकों की नीति थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। सीटेट जुलाई 2019 का सोशल का पेपर है आपका। सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। गैरिसन शहर से क्या तात्पर्य है? गैरिसन नगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार ना मैं आप लोगों को एक्टिविटी करके एक बार चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मुझे एक बार बस आप ये कमेंट में लिखो गैरिसन टाउन, बस इतना लिखो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं पिछले 13 साल हो चुके हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें,
ठीक है, मुझे पता है कैसे आपको पढ़ानी है। एक बात आप लोगों से कह रहा हूं, हर एक बच्चा कमेंट में केवल गैरीसन टाउन या गैरीसन नगर लिख दो। पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए गैरीसन नगर जो है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक ऐसा किलेबंद इलाका, ठीक है, एक ऐसा किलेबंद इलाका, ये इलाका जिसमें पूरा किलेबंद कर दिया गया है, फोर्टिफाइड कर दिया गया है उसको, ठीक है, जिसके अंदर में सैनिक रहते हैं, ठीक है, जिसमें सैनिक रहते हैं, छावनी टाइप का, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, मतलब जिसके अंदर में सैनिक रहते हैं, सैनिकों का पहरा है और अंदर में भी ज्यादातर लोग सैनिक लोग ही रहते हैं, ऐसे इलाके को गैरीसन टाउन कहा जाता है। गैरीसन टाउन, गैरीसन शहर। बस इतनी सी चीज है। जितने भी बच्चे जिन्होंने गैरीसन नगर लिख दिया है, अब उनको हमेशा हमेशा के लिए ये चीज याद हो गई होगी। ये आपको कहाँ काम आएगा? ये आपको काम आएगा जब आप लोग डी ट्रिपल एस बी का पेपर दे रहे होंगे, जब आप लोग केवीएस का पेपर दे रहे होंगे, सीटेट में तो काम आएगा ही आएगा, सुपर टेट के अंदर में, टीआरई के अंदर में, हर जगह पे आप लोगों को काम आने वाला है, ठीक है। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती, गढ़वाली मतलब किलाबंद बस्ती, ठीक है, इसको आप लोग वो बोलते थे आप लोग, ठीक है, गैरीसन नगर। दिल्ली पहली बार ब्लैंक के तहत राज्य की राजधानी बनी। देखिए डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, डीएमआरसी सीआरए के पेपर में भी आ चुका है। जल्दी से बताइए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीटेट के अलावा और भी एग्जाम में आ चुका है। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। तो दिल्ली पहली बार जो है फ्रेंड्स राजधानी बनी थी, ठीक है, तोमर राजपूतों के समय में। कितने लोगों का आंसर सही था, हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे, मैं नाम भी देखना चाहूंगा उन बच्चों का, और प्लीज टीम उनके कमेंट्स को दिखा भी दिया जाए स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे हैं यहाँ पर में सही आंसर जिन्होंने किया है। तो तोमर राजपूतों के समय में बनी थी पहली बार राजधानी, ठीक है, तोमर राजपूतों के समय में। उनके सबसे फेमस राजा थे अनंगपाल, तोमर राजपूतों के सबसे फेमस राजा थे अनंगपाल, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2019 का, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, अलग अलग हिंदी के अंदर में देखिए, थोड़ा सा ट्रांसलेशन के अंदर में जो एग्जामिनर होते हैं वो कुछ कर देते हैं गड़बड़, लेकिन आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जिन बच्चों ने एक्टिविटी की थी वो आसानी से आंसर कर पाएंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? देखिए जहिर अली जी, आपको ना मैं बता दूं, ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, नीचे में एक लिंक दी गई है आपकी फॉर्म की, उस गूगल फॉर्म को भर देना है आपने। गूगल फॉर्म आप भर दोगे ना, नीचे में डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के बाद भर देना। जैसे गूगल फॉर्म भरोगे, आपको टीम जो है वो ऐड कर देंगी कोर्स के अंदर में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो गूगल फॉर्म भर देना, ऐड कर देंगे, वहां पर मैं आप टेस्ट भी दे पाओगे, आप पीडीएफ को भी एक्सेस कर पाओगे, सारी चीजें कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, इसको कहा जाता था गैरीसन नगर, ठीक है। 87%, 88% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। एक ऐसा गढ़ वाला इलाका, एक ऐसा फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहां पर में सोल्जर्स भी रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्लैंक के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया। देखो गैरीसन शहर में कौन रहता था, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आप लोगों को इतना डिटेल में बता रहा हूं। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए डी ट्रिपल एस भी जूनियर सेक्रेटरिएट के अंदर में और एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गैरीसन शहर के अंदर में कौन रहता था, कौन रहता था आप बताइए। तो सीरी नाम का एक गैरीसन शहर किसने बनाया था? तुम्हारे चचा का लड़का अलाउद्दीन खिलजी, उसने बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गैरीसन नाम का शहर सीरी नाम का शहर बनाया। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरी नाम का शहर किसने बसाया? टीम प्लीज इस क्वेश्चन को भी आगे में डाल दीजिए, सीरी किसने बनाया था, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गैरीसन शहर जो है वो सोल्जर्स के लिए बनाया था उसने, ऑब्वियस ही बात है, वहां सोल्जर्स रहते थे तो सोल्जर्स के लिए, ठीक है। देखिए कितना कितने स्मार्ट बच्चे यहाँ पर में, हमारे इंटेलिजेंट बच्चे, उन्होंने आंसर भी कर दिया है। चलो, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सोल्जर्स के लिए, अपने सैनिकों के लिए बनाया था उसने। तो गैरीसन शहर जो है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को याद रखना है, अपने सैनिकों के लिए बनाया था, सीरी नाम का गैरीसन नगर। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही का एक पहलू है? देखो एक होती है लोकशाही, लोकतंत्र जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक होती है राजशाही। राजशाही मतलब मोनार्की, जहां पर में राजा का शासन चलता है, ठीक है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। सेशन को लाइक जिन भी बच्चों ने कर दिया, हाथ भी ऊपर कर दीजिए एक बार, अपना अपना योगदान दे दिया आप लोगों ने। सलमा बेगम भी बोल रहे सर, किंग एसएसटी किंग जानी सर के लिए सब लोग लाइक कर दो। चलो जल्दी जल्दी से सलमा बेगम की बात मान लीजिए। चलो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं राजशाही का एक पहलू है, सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट देयर ओन मोनार्क। अरे भाई, राजा के अंदर में, राजशाही में आप राजा चुनते हो क्या कि हमारा राजा कैसा होगा करके, ठीक है। आप राजा नहीं चुनते, ये तो बिल्कुल गलत बात है एकदम, है ना।
पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन ऑफ मोनार्क टेक्स। राजा के निर्णय को आप प्रश्न उठा सकते हैं। राजा जो है ना आपका सर अलग कर देगा यहाँ से दर्द से कि भाई सवाल कैसे उठाया करके तुमने मेरे डिसीजन पे। तो राजा से आप सवाल पूछ सकते हो कि जनता जाके नहीं पूछ सकती। मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। राजा के पास में, सम्राट के पास में संपूर्ण शक्तियां होती है, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। वो एक आप लोगों को पता है ना, एक मीम था, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने में, इसको समझने में, ठीक है, आसानी होगी, ठीक है, इस पॉइंट को। चलिए, तो मोनार्क जो है फ्रेंड्स, उसके पास में एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं। ओके, सारे के सारे। मैं बोलना नहीं चाहता, आप लोग जो है फ्रेंड्स इस इसको देख लीजिएगा। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। जनता के हाथ में नहीं होती, शासन के पास में होती, शासक के पास में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिए, ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, मान लीजिए सम्राट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बोल रहा है वो समझ लो आप लोग अभी, ठीक है। कौन सी मूवी का है ये? जो उसके मन में आएगा वो करेगा राजा। 5 बजे से क्लास स्टार्ट है। जी हाँ, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। सुलेखा कुमारी जी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर में सारी जानकारी आपके पास में अवेलेबल है कि कब कब कौन कौन सी क्लास होंगी, ठीक है। चलिए, तो राजा जो होता है, मोनार्क जो होता है, उसके पास में सारे पावर्स होते हैं, एब्सोल्यूट पावर होते हैं उसके पास में, ठीक है। अनलिमिटेड पावर्स होते हैं राजा के पास में। उसके मन मर्जी में जो आएगा वो करेगा, उसके मन मर्जी में ये आएगा तो वो ये भी करेगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। नाउ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए आप लोग। मजेदार क्वेश्चन है। एथेंस के ऊपर में लेकर चलता हूं मैं आपको, एथेंस, ग्रीक, ग्रीस लेकर चलता हूं मैं आपको। एथेनियन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। एथेंस, एथेन में लोकतंत्र था आज से 2500 साल पहले। उसकी कौन सी विशेषता नहीं थी? पहले ना मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर से मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के बाद में फिर से ये क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको कर सके। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिए फ्रेंड्स, आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। अब 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर ठीक है आप आंसर करना। एथेंस जो है फ्रेंड्स, 2500 साल पहले यहाँ पर में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। जितने भी फ्री मैन थे, ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। जितने भी लोग थे जो 30 साल से ऊपर के थे, उन्हीं को फुल फुल सिटीजन माना जाता था, मतलब उन्हीं को नागरिक माना जाता था। 30 साल से ऊपर आप हो क्या? 30 साल से ऊपर कितने लोग हैं 30 साल से ऊपर? और पुरुष भी होने चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर में जो पुरुष है? पहले हाथ ऊपर कर दो, एक एक कंडीशन पूरी करते हैं। पुरुष होने चाहिए, पुरुष लोग हाथ ऊपर कर दो, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो भी कर दो, ठीक है। 30 साल से ऊपर है पुरुष लोग, हाथ ऊपर कर दो, ठीक है। देयर वॉज एन असेंबली, एक असेंबली होती थी जहां पर में ये लोग मीट करते थे, कम से कम 40 बार मिलते थे साल में, ठीक है। और वहां पर में मिलकर डिसीजन लेते थे। जितने भी सिटीजन होते थे, सिटीजन कौन बनेगा? केवल पुरुष, महिला इसमें सिटीजन नहीं मानी जाती थी। ऑल सिटीजन मतलब सारे के सारे पुरुष जो 30 साल से ऊपर के हैं और जो फ्री है, जो किसी गुलाम नहीं है, वो इन मीटिंग्स को अटेंड करते थे। अच्छा, कोई भी पोजीशन बनानी है आपने, कोई किसी को अपॉइंट करना है कोई एक पोजीशन के ऊपर में, तो कैसे करेंगे? लॉटरी निकालेंगे। अच्छा, लॉटरी निकाली, ठीक है। चंपकलाल तुम बन गए यहाँ पर में रक्षा मंत्री, ओके। चिट्ठी निकाली, अय्यर तुम बन गए यहाँ पर में हमारे, ठीक है, खाद्य आपूर्ति मंत्री, ठीक है। भिड़े, भिड़े तुम बन गए यहाँ पर में हमारे शिक्षा मंत्री, ठीक है। अच्छा, दयाबेन तुम हमारी जो बन गई यहाँ पर में, क्या बनाएंगे दयाबेन को, ठीक है, जो भी बनाना है बना दो आप लोग यहाँ पर में। तारक मेहता साहब आप बन गए यहाँ पर में हमारे, ठीक है, सलाहकार। तो जो भी है, ठीक है, लॉटरी सिस्टम से बनता था। और जो जो भी सिटीजन है, मतलब कि ऑल पुरुष जो 30 साल से ऊपर है, ठीक है, और वो जो सिटीजन है उनको कंपलसरी था कि वो आर्मी और नेवी में अपनी सेवा दे, मतलब जब भी जरूरत पड़े आर्मी में नेवी में जाकर अपने देश की रक्षा करे, ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। तो आर्मी नेवी में अपने देश की सेवा करने के लिए भी इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। तो आज से 2500 साल पहले एथेंस के अंदर में लोकतंत्र था, ठीक है। एथेंस के लोकतंत्र के अंदर में जो सिटीजन थे, नागरिक थे, वो किसको माना जाता था? जल्दी बताओ, पुरुषों को या महिलाओं को?
पुरुषों को केवल, वो भी केवल 30 साल के ऊपर वाले, ठीक है। अच्छा, कितने बार मीटिंग होती थी इनकी साल में? कम से कम 40 बार, जिसमें ये सारे सिटीजन जो कि मैन हैं 30 साल से ऊपर के हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। इनमें अपॉइंटमेंट जो होती थी वो लॉटरी सिस्टम के जरिए होती थी, और आर्मी और नेवी के अंदर में ये लोग जो है अपना योगदान देते थे, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अब जो है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जल्दी से, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। मैं टीम से चाहूंगा कि पोल ना दिया जाए, बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करें एक बार देखकर। सारे लोग पढ़िए और अपने मन से आंसर करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसी से और ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करने के लिए हमारी जो है इच्छा बढ़ेगी। मैं फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कल 6 स्टैंडर्ड की जो न्यू एनसीईआरटी आ गई है, मेरे पास में इसकी हार्ड कॉपी भी आ गई है, सॉफ्ट कॉपी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कल इसका हर एक पेज में से क्वेश्चन आपको करवाने वाले, ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आगे में पूरे, ठीक है, अगले 10 सालों तक। तो ये पढ़ लो, कल आपको कराने वाला हूं। जो बच्चा लाइव रहेगा उसको लाइव, डायरेक्ट लाइव के बाद में, ठीक है, उसको मिलेगा। तो हर बच्चा कल 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। देखिए, ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन, वुमेन तो थी नहीं उसमें, तो आंसर जो है यहां पर में आ गया, पहला ही आ गया आप लोगों का, ठीक है। पहला ए आंसर आ गया आपका, क्योंकि वुमेन नहीं थी, है ना, केवल मैन थे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका, भारतीय राज्य में, ठीक है, किस प्रकार की सरकार है? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करती है, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहाएंगे, ठीक है, सब कुछ, हर चीज सरकार कंट्रोल करती है। कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है। क्या ऐसा है कि हमारे भारत में? नहीं। तो कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे भारत में, ठीक है। कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब केवल केवल प्राइवेट कंपनी है, मतलब केवल जियो है, केवल जो है प्राइवेट स्कूल्स है, केवल प्राइवेट जो है आप लोगों की एंटिटीज वर्क करती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है हमारे पास में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के पास में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को जानते हो? कितने लोगों को भारत के राष्ट्रपति का नाम पता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति का नाम कितने लोगों को पता है? ठीक है, आप सुनते हो गया, वो केवल नाम मात्र का टाइटुलर हेड है वो, केवल, ठीक है, सिंबॉलिक हेड बोलते हैं उसको। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास में इतने ज्यादा पावर नहीं है जैसे अमेरिका के अंदर में। अभी पता है ना आप लोगों को, डोनाल्ड ट्रम्प चचा जो है वापस से इलेक्शन जीत गए, कितने नंबर के राष्ट्रपति बने वो? बताइए कितनेवे नंबर के राष्ट्रपति बने? तो जो ट्रम्प चचा है, ठीक है, वो चुने, तो प्रेसिडेंट के पास में वहां ज्यादा पावर है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर में। भारत में नहीं है, भारत के अंदर में संसदीय शासन प्रणाली है। तो भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी में भी भारत के अंदर में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। ये याद रखना है। क्यों नहीं है ये 3 चीजें, ये मैंने आप लोगों को बताया अच्छे से एक्सप्लेन करके, ओके, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं है, तो आप लोगों का आंसर आ गया कि क्या है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की जो है भी राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत की राष्ट्रपति है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से, बताइए द्रौपदी मुर्मू भारत की कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति है? कौन बता सकता है मुझे, जल्दी बताइए, कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए तो याद रख लेना, 15th नंबर की राष्ट्रपति है वो, 15वें नंबर की, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? सीटेट का क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में आया है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? इनइक्वेलिटी, असमानता। भाई हमारे देश में लोकतंत्र है, क्या हम असमानता को बढ़ावा देते हैं क्या? ठीक है, कि भाई कोई किसी को अलग थलग कर दो, किसी को अलग कर दो, ठीक है। इनइक्वेलिटी, ये मूल विशेषता, मूल मतलब एकदम बेसिक चीज, ठीक है। असमानता नहीं है, समानता है। हमारे भारत के अंदर में हम समानता को प्रमोट करते हैं, मतलब कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, लोगों के बीच में प्यार भाईचारा होना चाहिए, इक्वेलिटी को प्रमोट करते हैं हम लोग, ना कि इनइक्वेलिटी को। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का आपका, ठीक है। तो इक्वेलिटी, समानता को प्रमोट किया जाता है किसी भी लोकतंत्र में, ये उसकी मूल जो है फीचर है, उसका विशेषता है, ठीक है। फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, ऐसा नहीं है कि मुक्त व्यापार होगा तभी लोकतंत्र है, नहीं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन तो भाई रेस्ट्रिक्शन कम से कम लगाया जाए लोकतंत्र में, ये इसका मतलब होता है। तो इन इक्वेलिटी जो है फ्रेंड्स, ये मूल विशेषता होती है, ये याद रखना, ये डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। समानता लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, एनसीईआरटी के अंदर में लाइन दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन, 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन डायरेक्टली, एक शिक्षक, पेडागोजी का क्वेश्चन, एक शिक्षक छठी कक्षा के छात्रों के साथ संघर्ष समाधान और लोकतंत्र में प्रमुख खिलाड़ियों पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। संघर्ष समाधान और लोकतंत्र में प्रमुख खिलाड़ियों पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज शी मोस्ट लाइकली टू बी डिस्कसिंग, इनमें से किस विषय पर वो शिक्षिका जो है
चर्चा कर रही होंगी या कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैं जो है ना फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप लोग देखिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड की प्लेयर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का खिलाड़ी, मतलब यहाँ पर मैं उन खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही है जो खेल खेलते हैं। यहाँ पर मैं की प्लेयर्स का मतलब होता है जो लोग डेमोक्रेसी के अंदर में डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, राज्य में प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, हमारी जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी संसद है, विधायिका, तो जितने भी है, ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए, ठीक है, उन सारी चीजों को कैसे हल किया जाए ताकि सही तरीके से काम हो सके, तो गवर्नमेंट के रोल के ऊपर में चर्चा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड की प्लेयर्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर में जितने भी लोग हैं वो लोग सब साथ मिलकर काम करें, तो गवर्नमेंट के ऊपर में रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका के ऊपर में बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघर्ष समाधान कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। लोकतंत्र में जो प्रमुख लोग हैं, जो लोग इसके अंदर में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सरकार के अंदर में है, और उन लोगों के बीच में कोई भी टकराव ना हो, सब अपना अपना काम करे, दोनों सबका पावर्स बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पर में बेसिकली काम आता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आता है और डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, हमारे संविधान को बचाए रखना, हमारी लोकतंत्र को बचाए रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करो आप लोग। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। आज का टारगेट 1300 प्लस परीक्षार्थियों का है, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा फ्रेंड्स, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, केवल 30 बच्चे दूर है हम लोग 1000 लाइक से, हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक भी करता रहेगा जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों को फ्रेंड्स अगले बहुत सारे मिनटों तक मैं आपको पढ़ाता रहूं और आगे में भी करता रहूं। सर इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा लाइक भी कर दो यार सभी लोग। चलिए क्रिकेटर ऑफ अंडमान जी, अंडमान से देखिए, अंडमान से वो हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, इतना यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे। अनुप्रिया सागर भी बोल रहे गाइस जल्दी जल्दी से लाइक करो सभी लोग। बिल्कुल 998 हो गए, केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग, और शेयर भी करते रहेंगे। देखिए मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजशाही, राजशाही के अंदर में, ठीक है, राजशाही में अगर कोई राजा है, मान लीजिए ये राजा है, इसका नाम चमन लाल है, चमन लाल, राजा चमन लाल, ये क्या करेगा, अगर इसने कोई निर्णय लिया है तो उसको अपने निर्णय का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, बस, ठीक है, वही वाली बात रहेगी। वो जो भी उसने डिसीजन लिया था ना, कहा गया भाई, वो कहा गया वो, ठीक है, मेरे मन को भाया, उसने अपना डिसीजन लिया, उसने काट के खाया, ठीक है, तो उसका डिसीजन, अब उससे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, ठीक है, अपने डिसीजन का उसको कुछ करने, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको अपने डिसीजन का बचाव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ए की जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, डी के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता खुद जाती है, ठीक है, ओके, जनता जो है वो खुद जाती है और वोट करती है अपने इश्यूज को लेकर। मतलब मान लीजिए कि कल जाके जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, आप जा रहे हो संसद के अंदर में, ठीक है, अपनी अपनी चप्पल के, कोई अपनी चप्पल के ऊपर में बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर में आंटी लोग दो बात कर रही है, और बता, ठीक है, तो जो छोटू है उसकी बहू कैसा है, क्या बताऊं बहन, जब से शादी हुई है ना हमारा छोटू तो हमारा रहा ही नहीं, वो लोग बातें कर रही है, और कोई यहाँ पर में जो है क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो पता है रोहित शर्मा ने यार इतना बढ़िया शॉट मारा था, मतलब अपनी अपनी बातें में लगे हुए कुछ लोग। और जब मौका आया कि भाई चलो अब डिसीजन लेना, जीएसटी लागू करे कि नहीं करे, कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा रहे। तो मतलब अगर खुद जाके अगर आप लोग डिसीजन में, पीपल अगर डायरेक्टली वोट करते हैं लॉज बनाने में, कानून के ऊपर में, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। बट हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आपको बुलाया था कि मोदी जी ने, कि यहाँ पर मैं सुनीता जी, ममता जी, रीमा, रवि, निशान, सोनिया, ठीक है, वर्षने जी, आप आइए करके हमारे को बिल पास करना है, आप आइए उधर में, नहीं। हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, मतलब हम हमारे जनता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आपका प्रतिनिधि कौन है आपके इलाके का, जिसको अभी आपने थोड़ी दिन पहले चुना होगा ना लोकसभा के चुनाव में, तो वो क्या करता है, वो आपके बिहाफ पर जाकर जो है वो जनता के बिहाफ में निर्णय लेता है। तो सी की जोड़ी ए के साथ लगने वाली है, सी की जोड़ी 1 के साथ, बी की जोड़ी 2 के साथ, तीन की जोड़ी, ए की जोड़ी 3 के साथ, ठीक है, इस तरीके से ये है आपका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद रखना है आप लोगों ने।
मैं फिर से बता दूं, कल लाइव ओनली क्लास रहेंगी आप लोगों की, पूरा का पूरा करवाने वाला हूं। हर एक बच्चा 5 बजे से डॉट आ जाएगा और पूरी क्लास करेगा। खाना उना बनाना है, ठीक है, ओके, वो पहले से बना के रख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है? राज्य सरकार वो काम कर सकती है। चलिए 1,000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है। जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेंगी, आज के क्वेश्चन की टेस्ट भी मिलेंगी आपको, और कल की भी पीडीएफ, कल की टेस्ट भी आपको मिलेंगी, ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सारी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य में आता है? टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद पाकिस्तान। देखो, राज्य सरकार मतलब आपकी कोई भी, आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी रह सकते हो, महाराष्ट्र, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी से वो भी बता दो। तो राज्य सरकार जो है फ्रेंड्स, विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, राज्य सरकार का काम नहीं है वो। ठीक है, 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा को बंद करने का निर्णय लेना, वो आगे देखेंगे। नई दिल्ली और वास्को डी गामा ट्रेन, ट्रेन जो है फ्रेंड्स रेलवे किसके अंदर में आती है? केंद्र सरकार के अंदर में आती है, तो वो भी राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती। 1,000 रुपए के नए नोट का डिजाइन जारी करना, करेंसी, ये भी केंद्र सरकार के निर्णय में आता है, राज्य सरकार उस पर निर्णय नहीं ले सकती। हाँ, अगर बोर्ड की एग्जाम बंद करना है 10वीं क्लास की, वो कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों उसमें निर्णय ले सकते हैं, तो राज्य सरकार इसमें निर्णय ले सकती है, बाकी इसमें नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार केवल ले सकती है, ठीक है, केवल केंद्र सरकार कर सकती है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार कर सकती है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मिलकर काम कर सकते हैं। तो विदेशी मामले कौन देखेगा? मोदी जी को देगी, योगी जी को काम दे ये वाला। ठीक है, अलग अलग राज्य से है, बहुत सारे लोग अपना अपना राज्य का नाम भी लिखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप जो है फ्रेंड्स, यहाँ से जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हो, वहां की सरकार, उस राज्य की सरकार विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, वो केंद्र सरकार का काम है। अच्छा, ट्रेन चलाना है आपको, मान लो आपके ससुराल से आपके मायके तक की ट्रेन चलवानी है, तो आपको मोदी जी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि आपके मुख्यमंत्री से, वो नहीं कर सकते। आपको जो है वो नया डिजाइन जारी करना है, वो आज रात 12 बजे से 1,000 और 500 के नोट जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितने लोगों को याद है वो दिन आज भी? ठीक है, कितने लोग हैं जिनको याद है वो दिन आज भी? वो, ठीक है, तो वो मोदी जी ने घोषणा की थी ना, तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार नहीं कर सकती। हाँ, 10वीं के बोर्ड की एग्जाम को रद्द करना है, वो राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है, ये बताइए जल्दी से। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में, 23 दिसंबर 2021 के अंदर में पूछा गया प्रश्न। आंसर करिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। दिन नहीं सर, रात, हाँ बिल्कुल रात, रात भर नींद नहीं आई कई सारे लोगों को। ठीक है, जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने अपने पति से छुपा छुपा के जो है वो शक्कर के डब्बे में, आटे के डब्बे में पैसे छुपा के रखे थे, 1,000 1,000 के नोट, मतलब 10 10 20 रुपए बचा बचा के उन्होंने 1,000 रुपए में कन्वर्ट कर लिया था, अब उसको निकाले कैसे? तो ऑल एडल्ट आर अलाउड टू ड्राइव, नहीं। ठीक है, देखो, मताधिकार, फ्रेंचाइज मतलब कि वोट देने का अधिकार, ऑल एडल्ट आर, ठीक है, अलाउड टू वोट। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का, देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जितने भी लोग हैं, अगर 18 साल से ऊपर के हैं, तो उनको वोट देने का अधिकार है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई बताइए कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी, एज कितनी थी उस दिन, ये बता सकते हो आप लोग? और अभी आज 18 साल है, ठीक है, आज 18 साल है, तो ये कब किया गया? 18 साल कब किया गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये भी बता देंगे आप लोग सभी जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर मैं करते जा रहे हूँ, बहुत बढ़िया, इसे ऐसे ही आंसर करते रहेंगे आप लोग। ओके, तो एज जो है फ्रेंड उस समय में 21 साल थी, और आज जो है 18 साल हो गई है। ये 61वें संविधान संशोधन जरिए हुआ था। कौन से साल में हुआ था ये 61वें संविधान संशोधन? ये हुआ था आप लोगों का 1988 के अंदर में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके,
चलिए अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके ऊपर में आप लोगों की टेस्ट जो है वो भी बनी हुई है, टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगी, उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए आप लोगों को कैसे जो है आप लोग एनरोल हो सकते हो इसके अंदर में। ध्यान से देखिए आप लोगों को, आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लोग मान लेते हैं मोबाइल में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों का वीडियो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे में ना डिस्क्रिप्शन होता है और पिंड कमेंट भी आपको मिल जाएगा, वहां पर मैं एक फॉर्म की लिंक दी गई है, ठीक है, सीटेट क्रैश कोर्स 30 डे का क्रैश कोर्स, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा आप लोग, फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको तुरंत प्रभाव से जो है वो ऐड कर दिया जाएगा फ्रेंड, थोड़ी देर के अंदर में ही। वो फॉर्म फिल करने के बाद में, ठीक है, आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपको कोर्स में ऐड कर दिया गया। तब तक आप क्या करें ना, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पर में आपको सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की नोट्स, इस क्लास की जो है आप लोगों की क्विज, सब कुछ आपको मिलेगा। और कल अभी इस सेशन के बाद में तुरंत जाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सेशन को आप लोगों ने लाइक कर देना है। कल ये सेशन होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि टीम ने उसको रिडायरेक्ट भी कर दिया होगा। आज अभी के अभी जाकर, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप 1000 लाइक जो है वो अभी के अभी हो जाएंगे, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे पहले मुझे। ओके ओके, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स। जी देखिए यहाँ पर मैं आ चुका है, आप लोगों का इन्होंने लगा भी दिया है टीम ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हो आप लोगों का ये मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि नीचे में देखिए सीटेट दिसंबर क्रैश कोर्स, ये वाला फॉर्म भर देना आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं भरा है। और ये सेशन के अंदर में आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज, ये इस सेशन के लिए आज 1000 जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लाइक्स हो जाने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अभी के अभी। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग जाकर, तब मजा आएगा यार कल, ठीक है, कल मजा आ जाएगा अगर इस तरीके से। और सारे के सारे लोग जो है वो लाइव, जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों के लिए टेस्ट का भी इंतजाम करेंगे अपन, टेस्ट भी देंगे उन लोगों को, ठीक है। तो पहले जाइए आप लोग उस सेशन को लाइक कर दीजिए, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे आप सभी के सभी, और साथ ही साथ, ठीक है, ओके, साथ ही साथ आप सभी लोगों ने क्या करना है, जी हाँ 1100 लाइक होने चाहिए। चलिए किसी ने कहा कि सर 1100 लाइक होने चाहिए, कल वाले सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कल वाले सेशन जो लगा हुआ है उसमें 1100 लाइक या 1000 लाइक आप लोग जल्दी से उसमें जाके कर दीजिए, ठीक है। 1500 लाइक्स होना चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पर मैं, चलिए हमारी टीम यहाँ पर मैं बोल रही है कि 1500 लाइक्स होने चाहिए करके, ओके, यहाँ पर मैं आया हुआ है कि 1500 लाइक्स होने चाहिए करके। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग जाइए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और कल 5 बजे एग्जैक्ट आप लोगों ने आ जाना है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, और पूरा सेशन देखना है, क्योंकि लाइव के बाद में आप लोगों को एक दिन निकाल लो अपने जीवन के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, एक दिन निकाल लीजिए आप सभी लोग। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां भी सेशन को शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, फॉर्म भर देना है ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स सारी की सारी जानकारी आप लोगों को जो है वो मिल जाए आपको, और कोर्स में भी आप ऐड हो जाए, ठीक है, और सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू।